सो आपको पता है अब अपने एग्जाम जो है वो जस्ट आए गए हैं, हार्डली अपना 1 मंथ रिमेनिंग है अपने जून एग्जाम्स के लिए। अब ये लास्ट 1 मंथ को हमें बेस्ट कैसे यूटिलाइज करना है वही हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना जो सीएमए इंटर का पेपर नंबर 5 है, दैट इज व्हाट, लॉ। ठीक है, अच्छा अब लॉ का पेपर आपको पता है अपना फर्स्ट ही पेपर होता है और इस पेपर में बहुत ही इजी है आपके 60+ लेके आना, क्योंकि मैंने आपको वैसे तो ये काफी बार बताया हुआ है लेकिन आज हम वापस से डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप ये मानो कि 2 चैप्टर्स तो आपके अलग अलग है, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आपका एथिक्स, और कंपनीज एक्ट के कुछ चैप्टर्स। इतना सा पढ़ के आपके आराम से कितने मार्क्स आ सकते हैं, आपके आराम से 60+ मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यू सारे बहुत अच्छे से कर लोगे तो आप ये मानो आपके 70 to 80+ तो कहीं नहीं गए। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, 1 मंथ को हमें कैसे डिवाइड करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स हमें पहले पढ़ने चाहिए, किस पे हमें फोकस ज्यादा करना चाहिए और किस चैप्टर्स को हम जो है थोड़ा सा एंड के लिए या थोड़ा सा ठीक है कम अगर हम पढ़ेंगे तो भी अपना चल जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा अब देखो ये जो अपना वीडियो है इसमें हम दोनों बातें डिस्कस कर लेंगे कि लास्ट 1 मंथ की अपनी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए और एबीसी एनालिसिस भी। तो एबीसी एनालिसिस को ही देखते हुए हम अपने लास्ट 1 मंथ को प्लान करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है एबीसी एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, ए कैटेगरी में आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बी कैटेगरी में उससे थोड़े से कम इंपॉर्टेंट एंड सी कैटेगरी में सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अपने आते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपकी कैटेगरी ए होने वाली है, कैटेगरी ए में हमें क्या करना है, 3 चैप्टर्स को रखना है। मतलब एक तो हमें यहाँ पे कंपनीज एक्ट के कुछ चैप्टर्स लेने हैं, एक हमें लेना है एथिक्स और एक हमें यहाँ पे क्या लेना है अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये 3 आपको चैप्टर्स इतने अच्छे से कर लेने हैं कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ ले, कुछ भी पूछ ले आपसे, आपको सब कुछ आता हो। यहाँ पे फिर हमें कोई स्कोप नहीं रखना है कि अच्छा हम ये टॉपिक छोड़ देते हैं, ये हमें नहीं हो रहा है या इतना लेंथी टॉपिक है, नहीं। कि जो ये ए वाली कैटेगरी के आपके चैप्टर्स रहेंगे इसमें एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से करना है। अब देखो आपको पता होगा कि जो अपना कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट को हमने जब अपनी क्लासेस भी की थी तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, पार्ट ए में और पार्ट बी में। तो हमने जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स थे वो मैंने आपको बताया था वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से एक ही क्वेश्चन जो है वो आता है, बट जो रिमेनिंग आपके चैप्टर्स देखो कौन कौन से, डायरेक्टर्स, ठीक है, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल वाला जो अपना चैप्टर था, छोटा सा ही चैप्टर था 10 मिनट का, आईएफसी ओवर एफआर, मतलब इसमें आपको याद होगा अपने पास में 3 टॉपिक्स थे, कौन कौन से, एक तो अपने पास बोर्ड रिपोर्ट था, एक सेक्शन 143 था ऑडिटर वाला, एंड देन हमने एक ऑडिट कमेटी वगैरह का जो टॉपिक था, विजिल मैकेनिज्म का जो अपना टॉपिक था सेक्शन 177, ये हमने इस वाले चैप्टर में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद होगा ये अपना सेम ऑडिट में भी आता है, तो अगर आपने ऑडिट भी जो है पढ़ी होगी तो आपको याद आ गया होगा। इसके बाद में अगेन अपना एक चैप्टर था शेयर होल्डर राइट्स, बहुत ही छोटा सा अपना चैप्टर था और केएमपी में तो कुछ भी नहीं था, डेफिनेशन हमें एक देखनी थी। ठीक है, सो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स है आपके कंपनीज एक्ट के, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और आपको पता है जो अपना डायरेक्टर वाला चैप्टर है उसमें से तो केस स्टडी जो है वो भी आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो भी आता है। तो डायरेक्टर वाला जो आपका चैप्टर है उसको तो हमें सबसे ज्यादा अच्छे से करना है। इसकी यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोडेड है, 2 आवर्स में, ओनली 2 आवर्स में हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो आप जो है इसको देख सकते हो। तो कंपनीज एक्ट के ये वाले चैप्टर्स आपको ए कैटेगरी में रखने हैं, ठीक है, पहले करने हैं, और जो कंपनीज एक्ट के रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे ना वो हम बी कैटेगरी में रखेंगे। तो पहले आपने सारे कंपनीज एक्ट के ये वाले चैप्टर्स कर लेने हैं, इसके बाद में आपको आ जाना है एथिक्स पे। ठीक है, अब एथिक्स आप ये मानो फ्री के आपके मार्क्स हैं, अगेन इसकी अप्रॉक्स 2.5 आवर्स की अपने वीडियो है जो कि यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। एथिक्स वाला जो आपका चैप्टर है आपको पता है कि एक ही अपना चैप्टर है, छोटा सा ही अपना चैप्टर है, लेकिन इसकी वेटेज कितनी है, 15 मार्क्स। तो आप ये मानो कि 2 क्वेश्चन तो आपके 7 मार्क्स के इसमें से आते ही आते हैं फॉर श्योर, और एमसीक्यू वगैरह भी आएंगे, ठीक है, 1-2। तो एथिक्स वाला जो है अपना अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये हमें रखना है कैटेगरी ए में। और इसके बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं और इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगेन ये चैप्टर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ये मानो इसमें से 20 अबव का ही आपका आता है हमेशा, ठीक है, तो इसीलिए इसको, तो ये अगर आपने कैटेगरी ए वाले भी कर लिए ना, अच्छे से कर लिए, ठीक है,
तो आप ये मानो कि आपके जो 40 का जुगाड़ है वो तो यहाँ पे हो ही जाएगा आराम से। तो पासिंग तो, लेकिन हमें ऑब्वियस सी बात है सिर्फ पासिंग का एम नहीं करना है, लेकिन अगर किसी को लॉ से बहुत ज्यादा डर लगता है कि हमसे तो होती ही नहीं है, हम लिख ही नहीं पाते, हमसे लैंग्वेज नहीं बन रही, हमसे थ्योरी याद नहीं हो रही, तो अगर आपने और कुछ भी नहीं किया है, ये वाली चीज अच्छे से कर ली है, अच्छे से का मतलब होता है अगेन कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। अच्छा, अब आपको इसको कैसे करना है, सिर्फ ये नहीं है कि हमने नोट्स पढ़ लिया और अपना काम हो गया, नहीं, आपको इसमें सब कुछ करना है। यानी सबसे पहले तो आपको रिविजन करना है, मतलब नोट्स तो आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। अच्छा, अब आपको नोट्स कौन से पढ़ने हैं, अगर किसी ने मुझसे क्लासेस लिए तो मैंने जो आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने देखा होगा, आपने उसको बुक से मैच किया होगा तो वो पूरे मैच हो रहे होंगे, मतलब हमने कोई भी टॉपिक उसमें स्किप नहीं किया है। तो अब अगर आपने मतलब वापस से आपको ये लगता है कि हमें रिवीजन करना है, एक बार हमने बुक पढ़ ली है या मान लो अभी तक आपने नहीं भी पढ़ी है, तो अब जो है अगर आप सिर्फ और सिर्फ हैंड रिटन नोट्स पढ़ते हो तो वो सफिशिएंट है, ठीक है। अब हमें बार बार जो है अलग अलग बुक्स पे जाने की जरूरत नहीं है, वो सफिशिएंट है, उन्हीं पे आप फोकस करो, ठीक है। तो ये आपने नोट से पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको अपने लेवल पे पास्ट जो ईयर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, जो आपके न्यू सिलेबस वाले हैं उसी को रेफर करना। तो जो भी आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस है आप वो सारे के सारे प्रैक्टिस करोगे, और उसमें आप ये देखोगे कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपका रहता है वो आपका केस स्टडी बेस्ड रहता है, बाकी सारे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। सो उस तरीके से पास्ट ईयर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और उसके बाद में जो मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह रहते हैं इंस्टीट्यूट के, आप वो भी देख लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पे रिलाय करके जाते हो कि बस हमने रीडिंग मार ली, हमने नोट्स पढ़ लिए, हमने पीवाईक्यू के आंसर जो इंस्टीट्यूट ने दिए हैं हमने वो पढ़ लिया, हमने एमटीपी पढ़ लिया, बस पढ़ने से हमें आ गया, तो आप यहाँ पे गलत हो, ठीक है। आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे ढंग से। देखो क्या होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन एक्चुअली जब हम लिखने बैठते हैं ना, तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, आप जो है लैंग्वेज ही फॉर्म नहीं कर पाते हो लिखना किस तरीके से, और आपको यही समझ में नहीं आता है कि कौन से पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा, मतलब आप सीक्वेंस ब्रेक कर देते हो, ठीक है। तो जब तक आप लिखोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमें कैसे आंसर जो है फ्रेम करना है, ठीक है, कैसे उसका सीक्वेंस होना चाहिए। और हमेशा आपको जो आंसर्स लिखने हैं, आप ये उसमें एक जो है ना प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है, उसका एक फॉर्मेट क्या रहता है कि आपको हमेशा ना हेडिंग्स बनानी होती हैं। जैसे अपन डायरेक्ट क्वेश्चन जो लिखते हैं अपने ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आएंगे, तो आप उसमें हेडिंग्स बना के आओ। जो भी आपसे पूछा, लाइक जैसे लेट्स से एथिक्स का कोई क्वेश्चन आया है, आपसे मान लो फीचर्स पूछ लिए, तो आप वहां पे हेडिंग बना के आओ, फीचर्स ऑफ एथिक्स। फिर आप पॉइंट्स बनाओ, जैसे फर्स्ट पॉइंट, देन उसका आप वहां पे हेडिंग लिखो, देन डैश करके आप उसका कंटेंट लिखो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, जैसे 7 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़े थे, जिसका मैंने आपको निमोनिक्स दिया था, ओ साहिल वाला, है ना। तो वो ओपननेस हो गया, तो जैसे ओपननेस आपने लिखा तो अंडरलाइन करो ओपननेस को, देन डैश करो और उसके बाद में उसका कंटेंट लिखो, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। फिर आप लोग बोलते हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैम हमने सब कुछ तो सही लिखा है, मतलब हमने आंसर्स भी मैच कर लिए, यही आंसर है बुक में, यही आंसर हमारा है, फिर भी हमें 7 में से जो है 0.5 और 1 मार्क्स, इतने इतने मार्क्स दे रखे। तो उसका यही रीजन होता है, आपको लगता है हमने सब कुछ लिखा है, बट प्रेजेंटेशन ही सही नहीं है, ठीक है, आपका सीक्वेंस ही सही नहीं है, कौन सा पॉइंट किस चीज के बाद में आना चाहिए। तो इसीलिए उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको आंसर्स लिख लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो अभी भी आपके पास में जो है 1 मंथ है, आप डेली का जो है ना 1 या 2 आंसर्स लिखो, तो आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। मिनिमम 1 आंसर तो आपको लिखना ही है। पहले आप देख के स्टार्ट करो, ठीक है। डायरेक्टली आप ये मत सोचो कि हम खुद से लिख लेते हैं, खुद से लिखोगे डायरेक्टली तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, बिकॉज आप मैच किससे करोगे। तो पहले आप 1-2 आंसर्स देख के लिखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसे लिखते हैं, और उसके बाद आप और प्रैक्टिस करो। तो डेली का 1 आंसर, 30 आंसर्स भी आपके हो जाएंगे, तो वो भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो डायरेक्ट वाले भी प्रैक्टिस करो और केस स्टडी वाले भी प्रैक्टिस करो। इसके बाद में एमसीक्यू तो आपको पता ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस तो हमें बहुत अच्छे से करनी है। आप ये मानो यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि एमसीक्यू में तो स्कोप ही ना रहे हमारे मार्क्स कटने का, ठीक है। बिकॉज अगर आपके एमसीक्यू में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आप ये सोचो फिर तो हमें कितने से ही मार्क्स चाहिए, है ना। तो आपको जब भी कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है तो ये वाला सीक्वेंस आपको पूरा फॉलो करना है, ठीक है। चैप्टर रिवाइज करोगे, पीवाईक्यू करोगे, एमटीपी करोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड देन फाइनली एमसीक्यू। तो पहले पूरा कैटेगरी ए ये पूरा आपको कंप्लीट करना है।
उसमें भी एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप रिवीजन करोगे तो आपको क्या करना है, जो भी अपने कीवर्ड्स हैं, है ना, कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करना है। मैंने क्लास में तो आपको बताया ही है, लेकिन फिर भी आप अपने लेवल पे अगर आपने नोट्स वगैरह जो है वो खुद से प्रिपेयर किए होंगे, नहीं तो बुक में कैसे भी करके आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, जिससे जब आप एग्जाम में मतलब जो पहले पढ़ोगे आप एग्जाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले, तो उस टाइम पे इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम पूरे पूरे नोट्स या पूरी पूरी बुक वापस से पढ़े। उस टाइम पे कीवर्ड्स पढ़ के ही हमें याद आ जाएगा, अच्छा इसमें ये लिखना है। तो कीवर्ड्स को अभी से ही हाईलाइट करके रखो और एग्जाम में लिख कर आना है। एक ही स्टडी मैट पे हमें फोकस करना है। अब स्टडी मैट का मतलब यहाँ पे जो भी मटेरियल आप रेफर कर रहे हो, लाइक आप मेरे नोट्स रेफर कर रहे हो तो दैट इज सफिशिएंट, उसके अलावा कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट के लिए 10 अलग अलग मटेरियल्स ले लेते हैं, इसका भी देखना है उसका भी देखना है, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आप ही कंफ्यूज होगे। तो वो चीज हमें अवॉइड करनी है, स्टिक टू ओनली वन मटेरियल। जो भी नोट्स या जो भी बुक आपने रेफर करी है अभी तक वही रखनी है एग्जाम टाइम तक, दैट्स इट। इसके अलावा ये जो चीजें हैं आपको प्रिपेयर करनी है, क्या चीज, सेक्शन लिस्ट, फॉर्म्स की लिस्ट, डेज और पेनल्टीज। अब देखो ये जो है आपको पता है बहुत सारे हैं। अब ये मैं उन्हीं बच्चों को रेकमेंड करूंगी यहाँ पे जिनको लगता है कि हमें ये याद हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको ये सब चीजें याद नहीं होती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उल्टा फुल्टा लिख देते हैं। तो अगर आप उस वाली कैटेगरी में आते हो तो आप स्किप कर दो। मैंने आपको कुछ कुछ सेक्शंस बोले हैं क्लासेस में कि ये वाले इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, बस उसकी लिस्ट बना लो। बाकी फॉर्म्स और ये जो चीजें हैं जो अगेन एक दो आपसे याद हो जाता है वही, मतलब जो आप ये लिस्ट बनाओगे ना, यहाँ पे आप एक टारगेट ले लो कि मुझे 10 सेक्शन 10 फॉर्म्स और ये इतने ही याद करने हैं, इतने ही मेरी जो है कैपेसिटी है। ये नहीं करना है हमें कि 50 फॉर्म्स हमने याद कर लिए, 50 हमने सेक्शंस याद कर लिए। अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, कर लो, बट अगर आप एग्जाम में सेक्शन नहीं लिख कर आओगे तो कोई मार्क्स ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप फेल हो जाओगे। ठीक है, सेक्शन लिखना अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं लिखते हो और आपको लगता है हम उसकी वजह से फेल हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। सेक्शन लिखना कोई बहुत ऐसी वाली चीज नहीं कि सेक्शन लिख के ही हम पास होते हैं, नहीं। मैंने खुद ने अपने एग्जाम में बहुत सारे सेक्शंस इग्नोर किए थे, ठीक है, तो कुछ नहीं होता, हम पास हो जाते हैं, हमारा कंटेंट सही होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि हमें सेक्शन याद नहीं है तो आप कैसे लिख कर आओगे, एज पर प्रेस्क्राइब्ड सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब ये तो लिख ही सकते हो, एक्ट कौन सी है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये लिख देते हैं लाइक एज पर सेक्शन 143। अरे ये तो लिखो कौन सी एक्ट का, तुम कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हो या तुम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, तुम कौन से एक्ट की बात कर रहे हो, ये नहीं लिखोगे क्या। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, एक्ट कौन सी है। सेक्शन याद है तो ही लिखना। तुम कंफ्यूज हो रहे हो 143 था या 134 था, मत लिखो, क्या लिख के आ जाओ, प्रेस्क्राइब सेक्शन, बात खत्म। ठीक है, अगर तुम्हें डेज भी याद नहीं है कि कितने डेज में हमें लेट्स से हमें आरओसी को फॉर्म फाइलिंग करनी है, अब हम भूल गए 15 था, 30 था कि 60 था कि 90 था, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं है, एज पर प्रेस्क्राइब डेज। फॉर्म नंबर याद नहीं आ रहा, एज पर प्रेस्क्राइब फॉर्म। ठीक है, आपको पता है ना फॉर्म नंबर वगैरह तो हमें वैसे भी रूल्स में गिवन है ना। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो कंपनीज एक्ट में खुद में भी तो लिखा हुआ है ना, एज पर प्रेस्क्राइब फॉर्म, आप भी लिख दो। इससे ऐसा कुछ नहीं है कि आप फेल हो जाओगे, ठीक है, आप लिख दो। बाकी कंटेंट सही है तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, उसमें नो डाउट। तो सिर्फ इस वजह से कि इसके ऊपर हम इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम अपना कंटेंट ही नहीं पढ़ रहे, इसको याद करने के लिए हमने मान लो 15 डेज वेस्ट कर दिए, तो वो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। तो ये चीज आप जो है एक लिस्ट बना लो, 10 सेक्शन याद कर लो, 15 सेक्शन याद कर लो, दैट्स इट। बाकी प्रेस्क्राइब लिख कर आ जाओ, बात खत्म। ठीक है, राइटिंग सेक्शंस इज नॉट कंपलसरी, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, अभी भी बोल दिया वापस से। चलो ये तो अपना सारा हो गया। इसका मतलब हमें ये पूरा करना है, अगर हम कैटेगरी ए पढ़ रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें करनी है उसमें। उसके बाद में हम किस पे आएंगे, कैटेगरी बी पे। अच्छा, कैटेगरी ए के लिए आपको कितने डेज एलोकेट करने हैं, 12 डेज। ठीक है, देखो जिसमें से भी आपको पता है कंपनीज एक्ट के जो ये वाले बाकी सारे चैप्टर्स हैं, इतने छोटे छोटे से चैप्टर्स है कि अगर आप इस पे बैठोगे तो ये सारे चैप्टर्स मिलाकर भी आपके 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम लेंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है, क्योंकि हमें ये सब भी प्रैक्टिस करना होता है, आंसर राइटिंग भी करनी है, तो आप 12 डेज ले लो। एथिक्स में भी मैंने आपको बताया 2.5 आवर्स की आपका जो है लेक्चर रहेगा। आईसीए में थोड़ा सा लेंदी है तो वहां पे टाइम लग सकता है, तो इसीलिए आप टारगेट रख लो 12 डेज का। 12 मतलब 12 कैसे भी करके हमें उसको 12 में कंप्लीट करना ही है एनी हाउ। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कर लोगे। ठीक है,
उसके बाद में आप आ जाओगे किस पे, कैटेगरी बी पे। अब कैटेगरी बी में आप क्या क्या रखोगे, जो अपने कंपनीज एक्ट के रिमेनिंग चैप्टर्स हैं आप उसको रख लो, ठीक है। मतलब जो भी अपने स्टार्टिंग वाले सारे चैप्टर्स थे, इंट्रो, एमओए, आर्टिकल्स, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, वो सब, ठीक है। उसके बाद में जो आपके कमर्शियल लॉज वाले सारे चैप्टर्स हैं, कौन से, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, सोगा, नेगोशिएबल, ये सारे आपके जो कमर्शियल लॉज के चैप्टर है उसको आप यहाँ पे रिवाइज कर लो। कैसे करना है, अगेन हमें यही वाली ट्रिक जो है वो फॉलो करनी है, ठीक है। पहले आपको अच्छे से रिवाइज करना है, देन पीवाईक्यू, एमटीपी, आंसर राइटिंग और एमसीक्यू, ये सब कुछ आपको करना है। इसके लिए आप कितने डेज ले लो, 8 डेज ले लो, ठीक है। और इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट आता है वो क्या रहता है, आपका कैटेगरी नंबर सी। अब कैटेगरी सी जो है ना, देखो ये वाली ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल लॉ मैंने डाला है इसमें ओनली, और एक जो फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि उसमें से तो एज सच कोई 7 मार्क क्वेश्चन आता है नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, एमसीक्यू पूछ लेता है, तो उसको तो छोड़ो। जो अपना इंडस्ट्रियल लॉ है जिसमें अपने पास 5 चैप्टर्स है ना, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, ग्रेचुटी हो गया, कोड ऑन वेजेस हो गया, तो ये 5 चैप्टर्स आपके आते हैं। और आपका एक क्वेश्चन आता है जिसमें 2 पार्ट्स आते हैं, 7-7, इसका मतलब आप यहाँ पे मानो 7-7 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। बट इसमें हमें बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, ठीक है। मतलब जैसे स्पेशली कोड ऑन वेजेस वगैरह है, तो ये लेंदी चैप्टर्स ही है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है तो ठीक है, आप बाकी सब जो है वो अच्छे से कर लो। एंड में अगर आपको लगता है कि हम जो है वो एक बार देख के जा सकते हैं तो ठीक है, बट इसको आप कैटेगरी सी में ही रखना है। इसका मतलब इस पे इतना ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपके पास ये ऑप्शन में आता है। तो अगर आपको लगता है कि हम इतना सारा, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है हम इतना सारा लॉ पढ़ के याद रख सके, इतने सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हैं अपने पास में, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बस की नहीं है इतने चैप्टर्स पढ़ना, तो उस केस में आप इंडस्ट्रियल लॉ जो है ना उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ कुछ आपको इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वगैरह है क्लास में मार्क करा दूंगी, तो वो आप अगर हो सके तो देख लो, वरना आप जो ये इंडस्ट्रियल लॉ है ये स्किप कर सकते हो। इसको स्किप करने का मतलब यहाँ पे ये है ओनली पर्पस, क्योंकि आपको पता है हमारे पास में टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से वैसे भी हमें 2 क्वेश्चंस नहीं, बस ऑप्शन आता है ना अपने पास में, अपना जो पेपर होता है 128 मार्क्स का आता है, हमें तो कितने का ही करना होता है, 100 मार्क्स का। तो ऑब्वियस है हम 2 जो क्वेश्चंस है वो छोड़ के आ सकते हैं, तो एक क्वेश्चन पूरा का पूरा आप इंडस्ट्रियल लॉ का छोड़ के आ सकते हो, बिकॉज वहां पे आपके पास दोनों ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आते हैं, तो ये तो अपने पास बहुत अच्छी बात है, तो हम इसको चॉइस में छोड़ के आ सकते हैं। बट ये आपको तभी करना होगा, मतलब आप इंडस्ट्रियल लॉ तभी छोड़ के आ सकते हो जब बाकी सब कुछ आपको आता है ना। आपको कंपनीज एक्ट पूरा आता है, आपको कमर्शियल लॉस पूरा आता है, आपको एथिक्स पूरा आता है, तो फिर आप फिर भी इंडस्ट्रियल लॉ को स्किप कर सकते हो। अगर आपको लगता है हमने कमर्शियल नहीं पढ़ा, ठीक है, हमने सोगा, पार्टनरशिप, ये सब जो है वो छोड़ दिए, हमने कंपनीज एक्ट छोड़ दिया, तो उस केस में फिर आपको इंडस्ट्रियल पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल लॉ में छोड़ने की रिकमेंडेशन आपको तभी दूंगी जब आपको बाकी जितना भी है ना 85 मार्क्स का वो एकदम अच्छे से आना चाहिए, तो फिर हम 15 मार्क्स का जो है वो छोड़ के आ सकते हैं। और एज सच हम एग्जाम में छोड़ के नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं हम एग्जाम में 85 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, नहीं, वो हमें वैसे भी ऑप्शन में छोड़ना होता है, आपको पता है पेपर पैटर्न कैसा आता है, तो उस केस में है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमें तो सब कुछ करके जाना है, हमें रैंक लेके आनी है, तो बिल्कुल आप पढ़ो इसको। और इस वाली कैटेगरी के लिए मैंने यहाँ पे 10 डेज आपको एलोकेट करे, और यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, ठीक है, हमने ये मैक्सिमम डेज लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है जैसे मान लो आपकी कैटेगरी ए अगर 12 की जगह पे आपकी 7 डेज में हो गई, तो भी 5 दिन हम मजे करेंगे या हम घूमने जाएंगे, हम टाइम पास करेंगे, नहीं। अगर आपके 5 डेज आपके बच जाते हैं यहाँ पे, तो आप वापस रिवाइज कर लो, या फिर आप अगला वाला जो कैटेगरी है वो स्टार्ट कर लो, यानी आप इसको 2 पार्ट्स में भी कर सकते हो। लाइक आप 15-15 डेज का डिवाइड कर लो कि पहले हमने तीनों कैटेगरीज मतलब पूरा सिलेबस 15 डेज में रिवाइज कर लिया, एंड देन रिमेनिंग 15 डेज में हमने वापस रिवाइज कर लिया, तो आप वैसे भी कर सकते हो। मतलब ये मैक्सिमम टाइम है जिसमें आपको करना है और अच्छे से करना है, ठीक है, बिकॉज अब ये पूरा एक ही महीना है, तो इसमें हमें सब कुछ बहुत अच्छे से फोकस करते हुए करना है, ठीक है। और ये पूरी जो हमें स्ट्रैटेजी है ये वाली वो फॉलो करनी है, ये अगर आप करोगे तो आपके आराम से एग्जेम्पशन आ सकती है। लॉ में एग्जेम्पशन लाना बहुत ही इजी है, कैटेगरी ए पढ़ के ही आपके काफी अच्छे जो स्कोर है वो हो सकता है, और ए और बी दोनों पढ़ ली तो एग्जेम्पशन कहीं नहीं गई आपकी, ठीक है। चलो, तो ये अपना यहाँ पे सीएमए इंटर लॉ का हमने स्टडी प्लान भी डिस्कस कर लिया, एंड देन हमने साथ ही में इसका एबीसी एनालिसिस भी डिस्कस कर लिया, ठीक है।
चलो ओके, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।